रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज जो है ये कन्फ्यूजिंग क्लियरिंग क्लास तो है ही, लगभग कंप्लीट ही क्लास मान लीजिए। जागीरदारी, मनसबदारी, धार्मिक नीति, अकबर का जितना भी इधर नोट्स मैंने दिया है, तो कहीं कहीं समस्या बीच बीच में आ रही है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर बीच बीच में समस्या आता है तो वह दिमाग को डिस्टर्ब करता है। क्लियर? और जब दिमाग डिस्टर्ब होता है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आज कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा, लगभग सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जागीरदारी मनसबदारी का पहला जो एक क्लियर होगा, दूसरा आपका जो क्लियर होगा, नोट्स तो आपको मिल गया, नोट्स भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप याद भी कर लिए, अच्छा आंसर भी लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी रैंकर्स कैसे बना जाए, टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आखिर कैसे आ जाते हैं लोग? क्लियर? कभी आपने सोचा है ऐसा? ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी होता है ना। शॉर्ट नोट्स भी इस टाइप का मत बना दीजिए कि पूरा ही उतार दीजिए। कहा जाता है कि आईआईटी से आए या एम्स से आए, बाकी सेंटर्स की मैं नहीं बात करता हूँ कि साउथ इंडिया से इंजीनियरिंग करके आ गए हैं, कोई भी कॉलेज से जो आपका मछली बाज़ार की तरह खुल गए हैं हर जगह इंजीनियरिंग मेडिकल के। सरकारी जो आपके बेस्ट कॉलेजेस एंड मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके जो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या प्राइवेट में भी जो बेस्ट हैं, तो वहाँ से जब आते हैं तो आपको लगता है फिर कैसे वो टॉप कर जाते हैं। तो एक चीज़ मान करके संतोष कर लेते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम के हैं इसलिए टॉप कर गए। ऐसा नहीं होता है ना। आप जागीरदारी का मैंने आपको नोट्स दिया है, क्वेश्चन दिया है, उत्तर कैसे लिखना है वह भी बता दिया है, ठीक है। फिर भी एग्ज़ाम हॉल में अगर आप टेक्निक से जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे बेहतर कोई और लिख सकता है उसी नोट्स से, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आप मोटे मोटे नोट्स रिवीजन करते रह जाएंगे, रात भर भी जग सकते हैं, या नहीं भी जगे तो नहीं पूरा कर पाएंगे। और जो आपका प्रतिद्वंदी है ना, तकनीकी रूप से पढ़ाई में भी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, वो ज़्यादा आपसे स्ट्रांग है पढ़ने के तरीके में। वो कम समय में आराम से 7-8 बजे तक रिवीजन रात को कर लिया, 1-1.5 घंटा बात भी किया दोस्तों के साथ, बिंदास आप भी देख रहे हैं, आपको भी फील हो रहा है तो क्या कर रहा है, कल मेंस है और एकदम रिलैक्स दिख रहा है ना। और अपना सुबह उठ के गया और एकदम ज़बरदस्त टाइप का 60-65% मार्क्स लेकर के आ गया। उसी टेक्निक को आपको भी अपनाना है। मीडियम फीडियम को दिमाग से निकाल दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर जागीरदारी लगभग पूरा आ चुका है, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तकनीकी रूप से भी मैं आपको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, शुरू में नहीं कहा था, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा आपको हमारे नोट्स के साथ परिचित होना था। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 10 से 20 पेज में आपके जितने भी 10 पेज रखिए या मैक्सिमम 15-20 पेज रखिए, सारे मेडाइवल के झारखंड इतिहास भी उसमें समाहित हो जाएगा और वो आप रिवीजन कर सकते हैं। ये पहला काम हुआ। दूसरा प्रेजेंटेशन को एकदम मजाक में मत लीजिएगा। आपको एनी हाउ परीक्षक को जो है पढ़ाना है। आपका उत्तर वो नहीं पढ़ेगा मार्क्स नहीं देगा, पढ़ेगा तभी मार्क्स देगा। पढ़ने के लिए मेन बॉडी पार्ट में आपको प्रेजेंटेशन चाहिए। भूमिका निष्कर्ष, भूमिका जो है आपके प्रश्न से जुड़ा रहना चाहिए। बहुत सिंपल है भूमिका लिखना, प्रश्न से जुड़ा रहना चाहिए, प्रश्न से इधर उधर मत भटकिएगा, है ना। जैसे कल अकबर दिया गया था, अब उसमें बाबर जहांगीर सारा को डालने का जरूरत नहीं। हाँ, अगर मुगल वहाँ पर दिया रहता तब आप डाल सकते थे। निष्कर्ष भी प्रश्न से लेते हुए भविष्य की ओर जाते हुए फिल होना चाहिए। शब्दों का चयन तरीके से करें। शब्दावली अब कैसे बढ़ेगा, इसके लिए संपादकीय पढ़ने का आदत डालिए, इंटरेस्ट डालिए। आदत की जरूरी है, इंटरेस्ट बोझ टाइप का नहीं पढ़ना है। जैसे ही आप संपादकीय इसलिए पढ़ने को कहा जाता है क्योंकि उसमें हर सेक्शन से रिलेटेड संपादकीय आते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, है ना। तो आपका शब्द भंडार जो है धीरे धीरे बढ़ता है। लेखन शैली तो खैर प्रैक्टिस से आता है, प्लस
एक बार खुद भी पढ़ के देख लीजिए कि दूसरे जब पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, फिर से एक लाइन और बनाइए, ऐसे ही ना सीखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जागीरदारी प्रथा में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो जहाँ जहाँ कन्फ्यूजिंग पार्ट है उसी पर रहूँगा। अब इस तरीके से अब नियंत्रण का जहाँ तक बात आता है, क्लियर, तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, तो माल ए वाजिब, क्लियर, और हुकूक ए दीवानी दस्तूर, 3 से आ गया, क्लियर। अब ये नाम सिर्फ याद आ जाएगा ना, आप पढ़े हुए हैं, काफ़ी पढ़े हुए हैं, नोट्स पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं। अब हुकूक ए दीवानी आ गया, माल ए वाजिब आ गया, दस्तूर आ गया, फिर तो आप उसका पूरा इतिहास लिख दीजिएगा, लेकिन यही इसी में मिसिंग हो जाता है, समझ गए ना। और जब शॉर्ट नोट्स रहता है लास्ट में रिवीजन करके जाइएगा, कभी मिसिंग नहीं होता है। तब माल ए वाजिब क्या था? माल ए वाजिब जो था दस्तूर के द्वारा। तो दस्तूर क्या था? दस्तूर एक दर तालिका था, जिससे रे आपने पढ़ा था आपका शीर्षक के सामने, उसमें फसलों का दर लिखा रहता था स्थानीय सिचुएशन के अनुसार, स्थानीय बाजार में क्या रेट चल रहा है। तो कोई भी जागीर मनमाने तरीके से भू राजस्व नहीं ले सकता था, माल ए वाजिब भी इसको लेना था जो इससे इफेक्टेड होता था। अब ये है आपका हकूक ए दीवानी, है ना। कुछ एक्स्ट्रा कर जो सेंट्रल लेवल से लगाए जाते थे उसको हकूक ए दीवानी कहा जाता था, उसको भी कलेक्शन करना था। यही 2 चीज़ वह ले सकता था, और जो उसके कर्तव्य थे उस पर मैं नहीं चर्चा करूँगा, वो सिंपल है। तो उन कर्तव्यों को इन्हीं मनी से पूरा करता था, प्लस सेना रखना था, प्लस जो उसका अपना वेतन था, तो जागीर उतना ही दिया जाता था जितना उसका वेतन था, है ना। लेकिन दिल्ली सल्तनत में इक़्तिदार जो सूबेदार के रूप में, गवर्नर के रूप में जान सकते थे, वो कलेक्शन करके भेजता था। कभी कभी किसी सुल्तान ने उसको बोला कि ठीक है तुम अपना वेतन काट लो, उसके बाद जो बचता है जिसे फवाजिल कहा जाता है हमको भेज दो। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर उतना ही दिया जाता था जितना वेतन है, इसलिए भेजने का फवाजिल का तो सवाल ही नहीं था। ये क्लियर हो गया तीनों, देखिए, है ना। उसके अलावा नियंत्रण और कैसे होता था? दीवान एक बना दिया था, मुगल बादशाह ने एक अलग मंत्रालय ही बना दिया था, है ना। यहाँ देखते नहीं है अभी सेंटर में अल्पसंख्यक का कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय, विनिवेश के लिए एक मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी ने बना दिया था कि विनिवेश करना है, ठीक है। उसी तरीके से आदिवासी कल्याण के लिए मंत्रालय, जिसके जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा हैं, तो अलग अलग मंत्रालय। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मैटर था दीवानी। हर मनसबदार, जैसे आईएएस, है ना, आईएएस जब हो जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में भी डीएम भी बन जाते हैं, है ना। उनके पास जो है जिला दंड पदाधिकारी भी होते हैं, मजिस्ट्रेट भी होते हैं, भू राजस्व भी कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का मनसबदार जो था एक सामान्य पद था, क्लियर। और यहाँ पर सैन्य पक्ष तो शामिल नहीं है, आपका पुलिस पक्ष लेकिन शामिल है आईएएस के साथ। अब देखते हैं अंतरिक्ष का कोई भी संगठन है, उसका भी हेड बन गया आईएएस। आईआरटीएस तो अलग पोस्ट है रेलवे के लिए, लेकिन जरूरत पड़ने से हर जगह जो है आईएएस को नियुक्त किया जाता है। तो आईएएस को आप समकक्ष रख सकते हैं मनसबदार का। इनके पास पुलिस अधिकार होता है आईएएस अधिकारियों के पास, और उसके पास मनसबदार के पास सैन्य और असैन्य। ऐसा नहीं कि मनसबदार सिर्फ जो है सैन्य वर्क, असैन्य वर्क करते थे, सिविल वर्क करते, असैन्य वर्क भी करते थे, लेकिन वर्क जो था निर्भर करता था कि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। तो दीवान के अधीन जो है स्थानीय स्तर पर सवानिह निगार, ऐसे मैंने सवानिह निगार, फौजदार इत्यादि वर्क करते थे। फौजदार जागीरदार भी हो सकते थे अगर जागीर के रूप में वेतन उठा रहे हैं, अन्यथा सिंपल फौजदार। तो अगर फौजदार है तो ये क्या करेगा? शांति व्यवस्था। कोई जागीरदार है उसको सेना रखने का समानतः अधिकार नहीं था, पुलिस सेना का अधिकार नहीं था, जबरन रख लेते थे बड़े बड़े जागीरदार, वो अलग मैटर है। तो उसको जब भू राजस्व यानी कि अपना जो वेतन है वो कलेक्शन करने में प्रॉब्लम आता था तो फौजदार से वो हेल्प लेता था, है ना। अब दंडाधिकारी तो आईएएस हैं,
पुलिस भी उनके अंडर में है, एसपी भी अंडर में माने जाते हैं। लेकिन कहीं भी कुछ होता है तो एसपी को ही ना लेटर लिखते हैं, ठीक है, कि चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कर दीजिए, मैनेज कर दीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पर फौजदार को आप समझ सकते हैं। और एक जो था अहल खिदमत, अब देखिए अहल खिदमत कैसे कंट्रोल करता था, तो सी के स्क्वायर इसका सूत्र है ना। सी हो गया चौधरी, के हो गया आपका कानूनगो और काजी। क्लियर। देखिए सब गांव घर में आप देखते हैं ना, पहले चुनाव नहीं होता था तो मुखिया जी कोई बना हुआ है ना, उसका बेटा फिर मुखिया बन गया, उस टाइप का था इन लोग वर्ग। उस समय तो चुनाव ना होता नहीं था, तो कुछ खास प्रभावी वर्ग जो होते थे उन लोग चौधरी हुए। मुस्लिम अगर कोई है प्रभावी वर्ग में तो काजी नियुक्त हो गया, उसका बेटा फिर काजी बनता रहा, ठीक है, कानूनगो। तो इन लोग क्या करता था, इन लोगों को भी पावर दे दिया गया था बादशाह के द्वारा। इन लोग भू राजस्व के संदर्भ में रिकॉर्ड रखता था अच्छी तरह से। आज मान लीजिए आप अधिकारी बनते हैं, किसी भी ब्लॉक में आपका वीडियो के रूप में आपकी नियुक्ति होती है, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आजकल तो ऐसा नहीं कि क्लर्क प्यून का वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता है, सबका ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वहाँ पर जो रिकॉर्ड होता है वो यथावत रहता है। आप वहाँ जा कर के रिकॉर्ड को देख सकते हैं, पिछला जितना भी साल का जब से वहाँ रिकॉर्ड रखा हुआ है उसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड रखने का इन्हीं का काम था, ठीक है। यही तीनों जो आपका वंशानुगत थे, पुश्तैनी थे, इन लोग रखते थे। जब भी नए जागीरदार, चूँकि जागीरों का तो अकबर जो है ट्रांसफ़र कर देता था 4 साल में, जिस तरीके से अभी अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि लगता था अकबर को कि अगर वो ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज भी गवर्नमेंट को वही लगता है कि एक अधिकारी अगर कहीं पर ज़्यादा दिन रहते हैं तो स्थानीय लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा, परिचय बढ़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ेंगी, है ना। तो ये नियंत्रण हुआ। एक फौजदार सेक्शन हो गया, फौजदार से हेल्प लेता था। सवानिह निगार जो था ये जागीरों पर नज़र रखने के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त था। और ये सारे के सारे डायरेक्ट दीवान को भी बिना जागीरदार को बताए हुए, है ना, डायरेक्ट दीवान को रिपोर्ट कर सकते थे, है ना। इसके अलावा नियंत्रण के लिए इनको ज़रूरी था कि हाल हासिल क्या पिछले वर्षों में क्या हासिल मीन्स कितना भू राजस्व वगैरह प्राप्त हुआ, उसका हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, ये हाल हासिल हुआ। ट्रांसफ़र अभी मैंने चर्चा किया। राजगमिता कानून ये डलहौजी से रिलेटेड है, क्लियर। डलहौजी ने भी इसको अपनाया था। एक सिद्धांत है लॉ ऑफ स्टेट, है ना। इसमें कहा जाता है कि कोई भी जो भी ज़मीन है, आज भी वो एक तरह से लागू है, ठीक है। आज नहीं लागू है ऐसा नहीं है। आज भी अगर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है किसी ज़मीन का तो सरकार के पास चला जाता है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से आज भी पूरे भारत की भूमि जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की होती है ना। इसलिए जब तक उत्तराधिकारी है वो उसको मिलता रहेगा। जैसे उत्तराधिकारी नहीं होते हैं तो कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास। डलहौजी ने भी कहा था जो भी देशी राज्य हैं अगर उनके अपने उत्तराधिकारी नहीं होते हैं तो चूँकि ब्रिटिश शासन जो है अपने क्षेत्र में सभी ज़मीनों के वास्तविक भूस्वामी हैं, इसलिए अगर आपके अपने उत्तराधिकारी नहीं होते हैं तो वो सीधे कहाँ चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हड़प नीति जिसको कहा गया लॉ ऑफ स्टेट को, ज़्यादा से ज़्यादा हड़प नीति को सक्सेस बनाने के लिए उसने यह क्लियर कर दिया कि आप दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र को स्वीकार गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही था, जागीरदार का अगर पुत्र है डेथ हो जाता है तो एक तो ये वंशानुगत नहीं था नियमानुसार, बाद में जबरन वंशानुगत बना लिया गया था उत्तर मुगल काल के बादशाहों के दौरान, लेकिन वास्तव में वंशानुगत तो एक था नहीं। तो जैसे ही डेथ होता था, 4 साल में ट्रांसफ़र अगर नहीं होता है और डेथ हो जाता है तो वह जागीर जो है सीधे कहाँ चला जाएगा, बादशाह के अंडर में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है खालसा और जागीर भूमि था। जागीर भूमि जो मनसबदारों को दिया जाता था वेतन के रूप में, खालसा भूमि जो बादशाहों के पास होता था। और
जो भूमि जागीर के रूप में बांटने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता था उसको पैवाकी भूमि कहा जाता था। क्लियर। अब सारा का सारा तो एक साथ नहीं ना बांटा गया है, बहुत सारा जागीर भूमि है, किसी को नहीं दिया गया है, उसको पैवाकी भूमि कहते थे। क्लियर। और जो बांट दिया गया वह जागीर भूमि। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि राजगमीता कानून के द्वारा, ट्रांसफर के द्वारा, हाल हासिल के द्वारा, क्लियर, और जैसी व्यवस्था थी, है ना, तो सिंपल सा था कि यहाँ पर योग्य बादशाह, योग्य सेंटर की ज़रूरत थी। और बादशाहों का जब योगदान की बात करते हैं तो शाहजहां तक ठीक ठाक चला। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी असमानता हो गया था। जागीर का मैक्सिमम भाग जो था 68 राजाओं के पास था और कुछ प्रभावी मनसबदारों के पास यहाँ 36% है, ये 25% है, रेस्ट पार्ट है ये 7555 के पास। क्लियर। ये परसेंटेज जो है कुल जमा का है, यानी कि जितना टोटल राजस्व आता था उसका 36% राजस्व किनके जागीर से आता था, तो मात्र 68 राजाओं के जागीर से। ऐसे भी उनके वतन जागीर थे। कोई राजपूत राजा था, अपना स्वतंत्र शासन कर रहा था, उसने अधीनता मान ली, है ना, जैसे मारवाड़ है, जैसलमेर है या बीकानेर है, उन लोग चुपचाप से अधीनता मान लिया था बिना युद्ध किए हुए अकबर का। तो उनको फिर राज्य लौटा दिया और बता दिया गया आपका वतन जागीर है, यानी कि आपका बेटा फिर ले लेगा, ठीक है, उसका बेटा ले लेगा, उसमें कोई रोक नहीं है। ये हो गया वतन जागीर। और यहाँ पर बादशाहों का योगदान, ठीक है, तो जहांगीर तक लगभग ठीक चला। औरंगजेब के समय से गड़बड़ होना शुरू किया। औरंगजेब के धार्मिक नीति में आप जागीर नीति को फिर एक बार देखेंगे और उसके बाद डिसीजन आप लेंगे कि औरंगजेब वास्तव में क्या धार्मिक रूप से कट्टर था या मजबूरी में दिखावा करता था। क्लियर। उसके पीछे भी जागीर था, आर्थिक फैक्टर था। क्लियर। वो वहाँ पर आप समझेंगे औरंगजेब की आर्थिक नीति में। तो औरंगजेब 1690 के पास बाद साउथ की ओर जाता है। उसी दिन से मुगलों की बर्बादी शुरू हो जाती है। मजबूरी था जाना, क्योंकि देखिए वहाँ पर होता क्या है कि जागीरदारी वेतन नहीं चाहते थे मनसबदार लोग, जागीर ही चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर निश्चितता थी। जब वह दक्षिण की ओर प्रवेश करता है, अपना पांव रखता है अपने पुत्र अकबर का पीछा करता हुआ, तो अकबर का पीछा करने वो नहीं गया था वास्तव में, न ही उसको गोलकुंडा और बीजापुर में विशेष इंटरेस्ट था। मजबूरी हो गई थी। मजबूरी कैसे उत्पन्न हुई थी उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी ये थी, उसे जागीर की आवश्यकता थी कि वह जागीर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मनसबदारों अधिकारियों को दे सके, क्योंकि ज़मीन खत्म हो रहा था। तो उसको लगा साउथ जाके जीत लेते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी बादशाह जब जीतने जाता है तो वहाँ के लोगों का, वहाँ पर एक नए अधिकारी वर्ग का सृजन होता है, उनके लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं जीत पाता है। जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर नए नए अधिकारी अमीर वर्ग जुड़ते गए, उनको भी मनसबदार बनाना था, उनको भी जागीर चाहिए था। तो वहीं नहीं पूरा हुआ तो नॉर्थ वाला को क्या देता, साउथ में अनसोल्व रह गया मैटर। फिर तो वो पहुँच भी नहीं पाया नॉर्थ की ओर, उसका डेथ ही हो गया औरंगजेब का साउथ में ही। ठीक है। तो औरंगजेब का तो ये प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी चलिए किसी तरह संभाल कर निकाल दिया, डेथ हो गया उसका। लेकिन जब उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम आता है तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, न देने को जागीर था, न नगद पैसा देने के लिए वेतन था। ठीक है। और जब आप पैसा नहीं दे पाएंगे, आप गवर्नमेंट में हैं, तो कितना अव्यवस्था फैल जाएगा शायद आपको कल्पना भी नहीं है। ठीक है। भारत में कभी ऐसा ना आए, ईश्वर से कामना कीजिए। ठीक है। जिसको वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत कहा जाएगा। तो वित्तीय आपातकाल टाइप का वहाँ पर सिचुएशन हो चुका था बहादुर शाह के काल में। ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह के बाद जब जुल्फ़िकार खां का प्रभाव वाला शासन आता है, ईरानी था जुल्फ़िकार खां, जहांगीर शाह, तो जुल्फ़िकार खां ही शासन चलाता था। उसने क्या किया कि राजस्व को फिक्स करने के लिए कि मुगल के पास, बादशाह के पास कुछ पैसा आ जाए, उसके लिए इजारेदारी, ठेकेदारी प्रथा को शुरू कर दिया, है ना। समझ गए ना। जहांगीर शाह क्या किया,
ठेकेदारी प्रथा को शुरू कर दिया और इसका यहाँ पर जे को ऊपर कर दीजिए, फरोख्त शेयर को नीचे कर दीजिए, और उसका और बुरा प्रभाव पड़ा। बता दिया गया जमींदारों की तरह, अंग्रेज के जमींदारी प्रथा की तरह, आप जो है जितना कलेक्शन करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन हमको इतना रुपया चाहिए, फिक्स कर दिया। मार के कीजिए, पीट करके कीजिए, ठीक है, किसानों की दुर्गति करवा दी, तो सब चलने वाला था नहीं, है ना। अब फरोख्त शेयर आता है। फरोख्त शेयर को लगा कि इजारेदारी सही नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए, या खालसा भूमि को जो दिया जाने लगा था जागीर के रूप में। खालसा भूमि मीन्स बादशाह की भूमि। बादशाह का अपना भूमि ही नहीं रहेगा तो सिर्फ महल रहेगा तो उसको कौन वैल्यू देगा। अब गवर्नमेंट जो है उसका कोई ज़मीन नहीं रहेगा, सब बांट देगी गवर्नमेंट, तो निर्धन नहीं हो जाएगा, कंगाल नहीं हो जाएगा कोई भी गवर्नमेंट, है ना। तो उसी टाइप का उसका सिचुएशन हो गया। दबाव में, डर में, प्रभाव में खालसा भूमि को भी जो है जागीरों के रूप में बांटा जाने लगा। इसी को कहा गया जागीरदारी संकट। फरोख्त शेयर बेचारा क्या करता है, तो खुद सैयद बंधु के प्रभाव में था, है ना। सैयद बंधु का उस समय किंग मेकर की भूमिका में था। उसके बाद मोहम्मद शाह जब शासक बनता है, सैयद बंधु का अंत होता है, तो खुद रंगीला शासक था, है ना, ईश्वराम में विश्वास रखता था और शासन कार्य में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता था। बहुत सारे मंत्री थे, उसमें एक योग्य मंत्री था निजामुल मुल्क। उसने फिर लास्ट प्रयास किया कि योग्य लोगों को जो है मनसबदार बनाया जाए, जागीर दिया जाए, सारे जागीर ले करके फिर से पुनर्वितरण किया जाए। लेकिन मोहम्मद शाह को क्या मतलब था, जो करना है करो, उसके अलावा कुछ चाटुकारिता किस्म के लोगों से वह घिरा रहता है। योग्य लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या होती है ना। 2 लाइन अगर बड़ाई कोई कर दिया तो फिर उसका दीवाना हो जाता है, क्लियर। लेकिन कोई सही चीज़ बोल दिया तो उसको आलोचना समझ करके उसका विरोधी हो जाता है। उसी टाइप का मोहम्मद शाह भी था। तो निजामुल मुल्क को भी फील हो गया कि यहाँ पर अब कुछ होने वाला नहीं। और साउथ जाके हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य का गठन कर लिया। आज भी आप देखते हैं, है ना, उनके वंशज लोग हैं, MP वगैरह बने हुए हैं, क्या उनका नाम है, ओवैसी वगैरह, ठीक है, उसी के पीढ़ी के हैं, वही निजाम के पीढ़ी के हैं। तो यहाँ पे देख लिए निजामुल मुल्क का जाना मुगलों के आशा का, अंतिम आशा का पतन माना जाता है। उसके बाद पतन अवश्यंभावी हो गया था। अब संकट जागीरदारी का आया कैसे इतना अध्ययन के बाद, तो जागीरदारों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। जब रुपये की संख्या, नोट छापने की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ की संख्या अधिक बढ़ जाती है तो उसके इन्फ्लेशन हो जाता है, स्फीति हो जाता है। पत्थर का संख्या अधिक है इसलिए उसका कीमत कम है। सोना बहुत कम मिलता है और यूजफुल है इसलिए उसका कीमत अधिक है। सोना पत्थर की तरह हर जगह मिलने लगेगा, उसका कीमत गिर जाएगा। IAS जो है गांव-गांव में आपको बना दिया जाएगा, ठीक है, मुखिया की जगह IAS नियुक्त कर दिया जाएगा, बहुत सारा IAS बना दिया जाएगा रेलवे ग्रुप D की तरह, तो उसका भी वैल्यू गिर जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर भी जागीरदारों की संख्या अधिक हो गई थी, सबको जागीर चाहिए था, क्लियर। किस कारण से उन लोग दबाव में आ जाते थे तो आप समझ सकते हैं। सेंटर की अयोग्यता यहाँ पर चलने वाला नहीं था उस समय के कोई भी सिस्टम में। स्थानांतरण कहा जाता है कि स्थानांतरण जब आपको पता हो हमको 3-4 वर्ष ही रहना है ना, तो जागीरदारों को भी लगता था चलो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कर लो, बहुत बेहतर रहेगा। अगला बार पता नहीं जागीर मिलेगा कि नगद वेतन मिलेगा कि जागीर ही छीना जाएगा, मनसबदारी ही खत्म हो जाएगा, पदोन्नति अवनति सारा का प्रावधान था। तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार, जमा और हासिल। जब भी किसी को जागीर दिया जाता था, जागीर से संबंधित दीवान के द्वारा, तो वहाँ पर लिखा रहता था क्लियरली यहाँ पर से इतना जो है पैसा आता है, क्लियर। आपका वेतन 1000 है, यहाँ 1000 रुपया आता है, इसलिए आपको यह जागीर दिया जा रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जागीरदार अपना जागीर पहुंचता है, अब वहाँ देखता है कि 600 रुपया ही आ रहा है, 1000 तो आ ही नहीं रहा,
है ना, बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्लियर, यानी कि हकूक़ दीवानी, माल वाजिब, दस्तूर के अनुसार सारा चीज़ जोड़ जाड़ करके देख रहे हैं तो 600 रुपया ही आ रहा है। अब वो करे तो क्या करे, और जिसको जिम्मेदारी दिया गया है, कितना घोड़ा रखना है, इतना हाथी रखना है, इतना भारवाही पशु रखना है, इतना सैनिक रखना है, क्लियर, उस तो खर्च ही नहीं पूरा हो पा रहा है। तो भी एक समस्या बना जमा और हासिल में। तो कभी कभी तो नेचुरल होता था, यानी कि सेंटर को पता ही नहीं होता था उनकी वास्तव में 1000 नहीं आ रहा। कभी कभी सेंटर के अधिकारियों के द्वारा बदमाशी किया जाता था, उसको भी पता है कि 600 रुपया ही आता है, लेकिन उस 1000 लिख करके दे दिया है परेशान करने के लिए, समझ लीजिए। क्लियर, तो आप समझ सकते हैं सेंटर स्तर भी भ्रष्टाचार था, और कभी कभी जागीरदारों के द्वारा भी बदमाशी किया जाता था। 1000 की जगह 1000 आ रहा है, 1100 आ रहा है, लेकिन स्थानीय कुछ अधिकारियों के साथ मिलजुल करके बता दिया गया नहीं 700 ही यहाँ आ रहा है। देखा सेंटर गड़बड़ चल रहा है, बादशाह कमज़ोर है, बोल दिया आ ही नहीं रहा। दोनों लेवल पर यहाँ पर प्रॉब्लम था, है ना। संघर्ष के कारण भी प्रॉब्लम्स आए। अब ये प्रॉब्लम क्या था, तो ये जमींदार, है ना, देखिए जागीरदारी प्रथा ने जमींदार और कृषक वर्ग पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला था। कभी कभी ये अलग मैटर है कि जमींदार को ही जागीरदार बना दिया गया उस क्षेत्र का, लेकिन जमींदारी प्रथा यथावत रही। जमींदार अब क्या होते थे, जमींदार जो है भूमि पर स्वामित्व तो उनका नहीं था, लेकिन एक वंशानुगत किस्म के प्रभावी व्यक्तित्व थे। जिस तरीके से चौधरी कानूनगो काजी थे, उसी तरीके से जमीन पर विशेष अधिकार रखने वाले एक प्रभावी व्यक्ति थे उस खास इलाके के, ठीक है, जिन्हें टैक्स का हिस्सा शुरू से दिया जा रहा था राजपूतों के काल से। क्लियर, वही थे जमींदार। इनका प्रभाव होता था, किसानों पर प्रभाव होता था, किसानों से निजी संबंध होता था। क्लियर, तो इसको कोई भी वर्ग, कोई भी शासक वर्ग, चाहे अंग्रेज हो या फिर मुगल हो, इसको नाराज नहीं करते थे जमींदार वर्ग को। अगर इनको जागीरदार नहीं भी बनाया गया है तो भी इनके स्थिति पर प्रभाव नहीं था। हाँ, ये था कि जहाँ जागीर भूमि दिया गया था किसी जागीरदार को, मनसबदार को, तो वहाँ पर जमींदार किसको टैक्स देंगे, जागीरदार को। लेकिन अगर खालसा भूमि के क्षेत्र में कोई जमींदार है तो वहाँ टैक्स किसको देंगे, तो सरकारी अधिकारियों को। यही अंतर था। और अगर खुद भी जागीरदार वो है जमींदार किसी क्षेत्र का, तब तो उसका वेतन के रूप में ही होता था उसका जागीर। क्लियर, तो अगर अलग है जमींदार तो संघर्ष होता था। धनी कृषक, रिच फार्मर्स, आर ए फॉर रिच फार्मर्स, उसके साथ संघर्ष हो सकता था। इजारेदार, जो जहांगीर शाह के काल में हुआ था, तो इजारेदार के साथ डिस्प्यूट हो सकता था। अगर खुद इजारेदार है तब तो खैर कोई मैटर नहीं है। उसके अलावा सवानिह निगार, फौजदार, ठीक है, और अहल खिदमत, जो स्थानीय अधिकारी सिके स्क्वायर हैं, अहल खिदमत, तो इनके साथ भी विवाद संभव था। क्लियर, तो हर जगह से आपका विवाद संभव था। इसका प्लस माइनस पॉइंट्स जो है, इतना पढ़ने के बाद अगर अच्छा से आप मेहनत करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स 4-4, 5-5 निकालना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। मूल्यांकन, समीक्षा, रिव्यू, ये सब का टेंशन मत लीजिए। क्लियर, जब तक आप गहराई से किसी चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक ही ये समस्या है ना। जब आप हॉल में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं दिन भर स्टेडियम में जा कर के या टीवी पर, उसके बाद किस तरीके से आप जो है आधा घंटा 1 घंटा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, वही तो मूल्यांकन है, वही तो समीक्षा है। क्लियर, जब 8 घंटा के इतने लंबे इवेंट्स को आप बहुत अच्छी तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके प्लस पॉइंट्स बता सकते हैं, उसके माइनस पॉइंट्स बता सकते हैं, तो इतने छोटे छोटे टॉपिक्स के क्यों नहीं बता सकते हैं। परीक्षण कर सकते हैं कि उसको ये गलती नहीं करना चाहिए था, इसको ये नहीं करना, विराट कोहली ने ये गलती कर दिया। क्लियर, तो हर चीज़, हर पक्ष से आप बोलते हैं। क्लियर, उसी तरीके से यहाँ पर हर पक्ष से आपको अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करना है। वहाँ बिंदास टाइप का बोलते हैं, जो मन है बोल रहे हैं दोस्तों के साथ। यहाँ बस थोड़ा बैलेंस्ड वे में लिखना है। क्लियर, और कोई अंतर नहीं है, वही चीज़ है। तो ये था आपका जागीरदारी। चलिए अब मनसबदारी